गुड इवनिंग बच्चों। आज हम जो हमारी कक्षा 11 की एनसीईआरटी फिजिक्स की बुक है उसका अध्याय नंबर 3 शुरू करने वाले हैं। अध्याय नंबर 3 क्या है? अध्याय नंबर 3 में हम गति का अध्ययन करेंगे, लेकिन सरल रेखा में गति का हम अध्ययन करेंगे। यानी एक रेखा के अनुदिश यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो उनके अध्ययन से संबंधित हम कुछ बातें करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये जो फिजिक्स है उसमें एक मैकेनिक्स पार्ट आता है, यांत्रिकी भाग आता है, उसका बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो हम एक एक करके इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों की परिभाषा है, इसके कितने अलग अलग प्रकार हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गति शब्द आया तो गति क्या है, यानी हमें सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि गति यानी मोशन किसे कहते हैं। भाई गति क्या है, आप कैसे गति को समझोगे? फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे हो और आपके सामने से कोई गाड़ी, कोई वाहन गुजर रहा है, तो आप देखते हो कि वो एक सेकंड में यहाँ होता है, दूसरे सेकंड में इस जगह पर होता है और तीसरे सेकंड में आगे निकल चुका होता है। कोई व्यक्ति चल रहा है तो वो हर समय अपनी स्थिति में चेंज करता रहता है। अब मुझे एक बात बताएं, यदि आप और आपके साथ वाला व्यक्ति एक साथ और बिना बिल्कुल समान गति से एक साथ जब गति कर रहे हों और ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि दोनों को केवल एक दूसरे को ही देखा जा सकता है, तो क्या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष गति करेगा? आप कहोगे अगर कुछ नज़र नहीं आए, केवल दूसरा व्यक्ति नज़र आए, तो हम ऐसे लगेंगे जैसे हम स्थिर हों, यानी हम उसे ऐसा नहीं कहेंगे कि उसमें गति हो रही हो। तो ये बातें खैर आगे आएंगी, ये निर्देश तंत्र वगैरह हो जाता है। फिर इसके अंदर हम वापस आते हैं गति पर। तो गति की जो मूल परिभाषा है वो क्या है? वैसे हम गति को समझते हैं, चलना ही गति है, कोई चीज़ हमें हिलती डुलती दिखाई देती है वो गति है। लेकिन इसको फिजिक्स में हम कैसे परिभाषित करेंगे? फिजिक्स है जो बिल्कुल ओरिजिनल परिभाषा इसकी मांगती है वो क्या है कि स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ही क्या कहलाता है? मोशन यानी गति कहलाता है। यानी टाइम के साथ स्थिति में चेंज आना चाहिए, ये मोशन कहलाता है। और भौतिकी की कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत गतियों का अध्ययन किया जाता है? तो भौतिकी की जो शाखा है जिसमें गति का अध्ययन किया जाता है उसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, उसे कहते हैं यांत्रिकी। क्या कहते हैं? यांत्रिकी। और इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिक्स। क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। यानी जिस फिजिक्स के अंदर हम गति का अध्ययन कर रहे हैं, यानी ये जो चैप्टर है वो किस फिजिक्स के किस भाग का एक हिस्सा है? वो यांत्रिकी यानी यांत्रिकी शाखा का हिस्सा है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मैकेनिक्स। अब बात आती है चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति। तो हम इसे भी क्या करना पड़ेगा? परिभाषित करना पड़ेगा। सरल रेखा में गति का क्या अर्थ है? सरल रेखा में गति का क्या अर्थ है? अरे आपको पता ही है, एक सीधा रोड, एक सीधी सड़क पर कोई व्यक्ति बिल्कुल सीधा चले, इधर उधर ना मुड़े, तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? सरल रेखा में गति। लेकिन इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे? मान लो ये एक सीधी रेखा है, एक सड़क है, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति इस रेखा पर लगातार चले बिना मुड़े, तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? सरल रेखा में गति। याद रखिए इसकी दिशा जो है वो एक ही है, फिक्स है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं बेटा? सरल रेखा में गति। तो इसकी क्या परिभाषा होगी? तो इसकी परिभाषा होगी बेटा कि जब कोई वस्तु इसमें छुपा हुआ है बेटा, इसका अर्थ सरल रेखा के अनुदिश। ये शब्द फिजिक्स में काम आएगा। अनुदिश का मतलब होता है उसकी दिशा में। सरल रेखा के अनुदिश गति करे तो यह गति क्या कहलाती है? सरल रेखा गति या सरल रेखा में गति कहलाती है। तो ये तीन बातें मैं आपको वापस समझा देता हूँ। ये क्या है कि गति किसे कहते हैं? स्थिति में समय के साथ जो चेंज आता है, स्थिति में समय के साथ जो चेंज आता है, ये अभी मैं बेसिक पे चल रहा हूँ इसलिए इतनी सी बात कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है? मोशन यानी गति कहलाती है।
ठीक है। दूसरी बात क्या है, सरल इस कौन सी शाखा के अंतर्गत गतियों का अध्ययन किया जाता है, तो यू हैव टू नो दिस, यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स। नाउ सरल रेखा में गति, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन का क्या अर्थ है, यदि कोई वस्तु बिल्कुल एक सरल रेखा के अनुदेश टुवर्ड्स अ स्ट्रेट लाइन गति करती है तो यह गति क्या कहलाती है, सरल रेखा में गति। अब यांत्रिकी, हम किसकी बात कर रहे हैं, यांत्रिकी की। किसकी बात कर रहे हैं बेटे, यांत्रिकी की। तो यांत्रिकी जो है उसकी मुख्यतः 3 शाखाएं हैं जिसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। यांत्रिकी की 3 प्रमुख शाखाएं हैं जो हम पढ़ेंगे और पढ़ी जाती है, वो कौन कौन सी है। पहली शाखा है इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिक्स। क्या कहते हैं, स्टैटिक्स। और इसका हिंदी में नाम है बेटा स्थिति विज्ञान। क्या है, स्थिति विज्ञान। अभी मैं बताऊंगा ये कौन सी है। दूसरा इसका भाग क्या है, डायनेमिक्स। दूसरा वाला भाग क्या है, डायनेमिक्स। और इसको हिंदी में कहते हैं गतिकी। हिंदी में कहते हैं गतिकी। तीसरा वाला भाग है काइनेमैटिक्स। तीसरा वाला भाग है, इंग्लिश में थोड़ा सिंपल होते हैं इसलिए मैं इंग्लिश लिखा रहा हूँ, काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स का अर्थ है शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी। तो मैं एक एक करके तीनों के बारे में आपको बात करता हूँ, तीनों का क्या इंपॉर्टेंस है। आप फिजिक्स जब पढ़ोगे तो बेटा एक बात बताएं, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं मान लो हम उसके बारे में ही नहीं जानते, हम पढ़ क्या रहे हैं, तो हमारा पढ़ना तो विशेष रूप से बेकार है। वैसे तो एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता कि भाई स्थिति विज्ञान यानी स्टैटिक्स में आप क्या पढ़ते हो, डायनेमिक्स में यानी गतिकी में आप क्या पढ़ते हो, या काइनेमैटिक्स यानी शुद्ध गतिकी में आप क्या पढ़ते हो। अब हम पता लगाएंगे हम किस में क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक्स, स्थिति विज्ञान। स्टेट मतलब स्थिर। जब हम वस्तुओं की स्थिर अवस्था को एक और नाम दिया जाता है साम्यावस्था। साम्य मतलब उस पर कोई किसी चीज़ का प्रभाव नहीं है, मतलब वो स्थिर है। जब हम वस्तुओं की स्थिर अवस्था में अध्ययन करते हैं तो यह किस यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। अभी यांत्रिकी की शाखाओं की बात कर रहे हैं तो वो स्टैटिक्स में आता है, यानी स्थिति विज्ञान में। यानी मैं क्या कहूँगा कि स्थिर, या मैं कहूँ साम्यावस्था में वस्तुओं का अध्ययन, वस्तुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टैटिक्स कहलाता है, स्थिति विज्ञान कहलाता है। फिर से समझें, यदि हम वस्तुओं की स्थिर अवस्था साम्य अवस्था का अध्ययन कर रहे हैं तो इस प्रकार का अध्ययन किस विज्ञान के शाखा के अंतर्गत आता है, तो वो यांत्रिकी की कौन सी शाखा है, स्टैटिक्स यानी स्थिति विज्ञान। अब इसके बारे में तुम्हें मैं एक बात बता देता हूँ जो नोट्स में भी लिखी हुई है, आपको बताना आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप आगे जल्दी ये चीज़ें सीखोगे, अभी आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं है। मैं आपको एक टेबल रखी है, ये टेबल है, ठीक। इस टेबल पर मैंने एक बॉक्स रख दिया या एक वस्तु को रख दिया। ये बॉक्स इस समय किस अवस्था में है, आप कहोगे सर इस समय ये स्थिर अवस्था में, यानी आप इसको एक और नाम दे सकते हो, ये साम्य अवस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, स्थिर है, स्टैटिक है। तो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूँ इस पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, इसके जो नीचे बल लगता है, याद रखिए पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है, तो इस मार्कर पर कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो इसके द्रव्यमान के कारण लगता है। और उस बल का मान क्या होता है अभी तो देख लो, बाद में सीखोगे। नीचे कौन सा बल लग रहा है इसमें, आप कहोगे सर mg लग रहा है, क्या लग रहा है, m/g लग रहा है। तो ये जो टेबल है उतना ही बल किस पर लगाती है, इस पर ऊपर की ओर लगाती है, जिसे कहते हैं R यानी प्रतिक्रिया बल, रेस्पॉन्स फोर्स, प्रतिक्रिया बल। तो ये क्यों लगा, सवाल ये उठता है। एक बात बताएं बेटा, ये वस्तु क्या है, स्थिर। और स्थिर अवस्था में वस्तु स्थिर अवस्था में ये मार्कर स्थिर कब रहेगा, जब इस पर कुल बल शून्य होगा।
तो एक बात बताएं, नीचे mg लग रहा था तो इतना ही पृथ्वी ने बल या मेज ने बल कितना लगा दिया ऊपर, यानी R बराबर mg हो गया। तो कुल बल कितना हो गया, कुल बल दोनों ने बराबर कर दिया, तो इस पर जो टोटल फोर्स है F नेट है वो कितना हो गया 0। यानी इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस पर जो फोर्स है वो 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। अब मैं बात करता हूँ इन दोनों शाखाओं के बारे में। तो वैसे तो ये मिलती जुलती शाखाएं एक जैसी हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है। डायनामिक्स यानी गतिकी जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, अच्छा ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो गतिकी है, इसे हम गतिकी भी कह सकते हैं, ठीक है। डायनामिक्स, डायनामिक्स ठीक है, गतिकी भी कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, तो आप कहोगे कि वस्तु की गति की अवस्था का अध्ययन, वस्तु की जब हम गतियों का अध्ययन करेंगे तो वो किस शाखा के अंदर करेंगे बेटा, गतिकी के अंदर। जबकि स्थिर अवस्था में अध्ययन हम किसके अंदर करेंगे, स्टैटिक्स के अंदर यानी स्थिति विज्ञान के अंदर। जबकि वस्तु की गति की अवस्था का अध्ययन हम किसमें करेंगे, डायनेमिक्स के अंदर यानी गतिकी के अंदर। अब इसमें और किन बातों का हम अध्ययन करते हैं तो वो बात अभी बताऊंगा, पहले आप इसे भी देख लीजिए। देखो शुद्ध गतिकी, नाम तो गतिकी है, ये भी गतिकी है, ये भी गतिकी है, लेकिन इसको हम शुद्ध क्यों कहते हैं तो उसका अर्थ समझना। इसके अंदर भी बेटा वस्तु की गति का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो जब इसमें भी गति की अवस्था का अध्ययन किया जाता है, इसमें भी गति की अवस्था का अध्ययन किया जाता है, तो डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स में डिफरेंस, अंतर कहाँ है, इसका अंतर आपको मैं बताता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर रखा हुआ है मेरे हाथ पर, अब मैं इसे गति कराना चाहता हूँ, ये गति कब करेगा, मैं आपसे पूछता हूँ। आप कहोगे सर आप इस पर फोर्स लगाओ, बल लगाओ, तब ये मार्कर क्या करेगा, गति करेगा। तो मैंने बल लगाया, तो ये बल इस गति का क्या था, कारण था। आपको गाड़ी चलानी है तो पहले आपको गाड़ी स्टार्ट करनी होगी और रेस लगानी होगी, तब वो गति क्या, जब वस्तु क्या करेगी, गति करेगी। यानी वो जो रेस लगाना वो बल ही कहलाता है बेटा। यानी आपको गति के साथ ये पता होना चाहिए कि गति का कारण क्या है। गति का कारण जनरली बल होता है और भी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो जब हम गति के अध्ययन के साथ एक और चीज़ पढ़ते हैं, क्या, गति का कारण, गति का कारण भी पढ़ते हैं, तो वो क्या कहलाती है, गतिकी। यानी जब हम ये सरल रेखा में गति पढ़ेंगे तो इसको हम गतिकी भी कह रहे हैं। इसका मतलब हम गति के साथ गति के कारणों का भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, यानी बल आदि का भी अध्ययन करेंगे। जबकि इसे क्या कह रहे हैं, शुद्ध गतिकी। अरे शुद्ध घी क्या होता है, जिसमें मिलावट नहीं होती, केवल घी होता है। अब जिसमें सिर्फ गति होती है वो शुद्ध गति कहलाएगी। इसका अर्थ क्या है, केवल वस्तु की गति का ही अध्ययन करना है, गति के कारण का अध्ययन नहीं करना है। तो इस प्रकार की जो विज्ञान है, इस प्रकार की जो फिजिक्स भौतिकी है, वो क्या कहलाती है बेटे, शुद्ध गतिकी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, सब दिख रहा ना। ये था हमारा इस चैप्टर का बेसिक, ये बेसिक हमको याद होना चाहिए। अब हम इसके पहले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक जो हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और जो हमें पढ़ना है वो क्या है, निर्देश तंत्र। छोटी छोटी बातों से मिलकर फिजिक्स बनी हुई है, इसलिए किसी भी बात को हमको इग्नोर नहीं करना, छोटी नहीं समझना है। वैसे तो आप ये चीज़ें जानते हो थोड़ा बहुत, पर इसको और गहराई से हमें समझने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। निर्देश तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने मैथ्स का कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा, एक्स वाई जेड आपने देखे होंगे, एक्स वाई जेड, तो वही हमारा निर्देश तंत्र होता है। लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा फिजिक्स के एंगल से दिखाने की कोशिश करूंगा, भौतिकी के एंगल से आप इसे देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या मैं इस समय स्थिर हूं? तो आप कहोगे सर आप बिल्कुल स्थिर हो, आप अपनी जगह पर खड़े हो, आप इस समय गति नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं आपका ये भ्रम तोड़ देता हूँ। कैसे? कि मैं इस समय बहुत तेज़ी से गति कर रहा हूँ,
लेकिन आपको मैं आप उस गति को नहीं देख सकते, क्योंकि मुझे आप देख रहे हो और आप मुझे कैसे देख रहे हो, इस समय मैं आपकी अपेक्षा स्थिर नज़र आ रहा हूँ। लेकिन मान लो मैं इस पृथ्वी पर बैठा हूँ, इस जगह पर खड़ा हूँ, तो ये पृथ्वी बहुत ज़्यादा वेग से गोल गोल घूमती है, अपने अक्ष के सापेक्ष बहुत तेज़ी से घूर्णन कर रही है। तो हो सकता है, या क्या हो सकता है, क्या है ही सही, मैं भी बहुत तेज़ी से गति कर रहा हूँ। यानी यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अंतरिक्ष से देख सके तो मैं उसको गति करता हुआ दिखाई दूंगा, मैं स्थिर होकर भी स्थिर नहीं हूँ। इसी तरह आपको मैं एक और बात पूछता हूँ, एक और आपको मैं एग्जाम्पल से ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि निर्देश तंत्र का फिजिक्स में या कहीं भी क्या महत्व है। एक बस चल रही है, ठीक, और आप किसी सीट पर आप दो लोग बैठे हो, ठीक। अब ये दो लोग बस में बैठे हैं और बस कितने वेग से गति कर रही है, फॉर एग्जाम्पल 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से ये बस गति कर रही है। और ये बस का क्या है, गेट है। और नीचे खड़े हो आप या आपका कोई मित्र, ये आप हो और ये आपका एक मित्र है, ये आप हो ए और ये आपका बी मित्र है और ये आपका सी मित्र है। तो मुझे बताइए, ये बस चल रही है लेकिन आप दोनों बातें कर रहे हो, एक दूसरे को देख रहे हो, तो मुझे बताओ क्या आप आपके मित्र को स्थिर पा रहे हो या गतिशील पा रहे हो? आपकी अपेक्षा क्या आपका मित्र गति कर रहा है या नहीं? आप कहोगे सर मेरा मित्र मेरी ही सीट पर बैठा है और वो बिल्कुल स्थिर है, चाहे बस चल रही हो, लेकिन उस बात से हमें मतलब नहीं है। मेरी अपेक्षा मेरे सापेक्ष मेरा मित्र क्या है, स्थिर है। इस चीज़ को बोलते हैं सापेक्ष। मेरे सापेक्ष मेरा मित्र क्या है, स्थिर है। जबकि नीचे से आपका जो तीसरा मित्र है वो आप दोनों का आवाज़ लगा रहा है और कह रहा है हेलो हेलो मैं नीचे खड़ा हूँ। तो क्या आपके मित्र को आप दोनों स्थिर नज़र आओगे या गतिशील नज़र आओगे? तो आप कहोगे कि मेरा मित्र जो है वो गति कर रहा है, मेरे दोनों मित्र गति कर रहे हैं। वो ये कहेगा कि मेरे दोनों मित्र क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। जबकि आपको एक दूसरे को जब देखते हो तो आप कैसे नज़र आते हो, स्थिर। यानी एक ही कंडीशन में आप स्थिर भी हो खुद की अपेक्षा और गतिशील भी हो आपके मित्र की अपेक्षा। यानी आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि आप गति कर रहे हो या आप स्थिर हो, चाहे कंडीशन कैसी भी हो। यानी फिजिक्स के अंदर ये बात बिल्कुल गलत है कि ये मारकर गति कर रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है कि ये मारकर गति कर रहा है। ये शब्द में इस्तेमाल नहीं कर सकता भौतिकी के अंदर। रीज़न समझो। अब जब मैं कह रहा था कि आपको ये आप हो या आपका मित्र है, क्या स्थिर नज़र आ रहा है क्या, तो इस समय मैंने आपको क्या माना था, आपको क्या माना था, मूल बिंदु। क्या माना था, मूल बिंदु माना था। और ये जो पूरा सिस्टम है ये आप देख रहे थे, आप मूल बिंदु थे। तो ये आपका क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र। क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र। ये थोड़ी बेसिक बात थी, लेकिन हम इसे ही क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, निर्देश तंत्र है। ये पूरा सिस्टम ही हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेकिन आप नॉर्मल भाषा में इसे भी क्या कह सकते हो, निर्देश तंत्र। यानी आप यदि देख रहे हो दुनिया को तो आप इसका क्या हो गए, निर्देश तंत्र। और दूसरी, ये पहली स्थिति में था, अब दूसरी स्थिति में कौन निर्देश तंत्र हो गया, ये हो गया, यानी आपका मित्र सी। तो अब हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है इस बात से कि दुनिया में कोई सी भी वस्तु संसार में निरपेक्ष रूप से गतिशील या स्थिर नहीं होती। निरपेक्ष का क्या मतलब है, यानी अकेले खुद ब खुद। जब तक कोई दूसरा नहीं देखता कि ये गति कर रहा है, स्थिर कर रहा है, खुद को कुछ भी पता नहीं चलेगा। जैसे आंख बंद करके आपको कहीं से गिरा दिया, आपको कुछ पता नहीं है, आप खुद के बारे में कुछ नहीं कह सकते आप स्थिर हो या गति कर रहे हो। आपको किसी न किसकी जरूरत पड़ेगी, निर्देश तंत्र की। तो यानी संसार में यह नहीं कहा जा सकता कि कोई भी वस्तु निरपेक्ष का अर्थ अकेले निरपेक्ष गति कर रही है। तो ये बात बिल्कुल कैसी है, गलत है। अतः गति होने के लिए किसी न किसी संदर्भ का होना आवश्यक होता है। तो वह संदर्भ जिसके सापेक्ष वस्तु की गतियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, हमारा निर्देश तंत्र। मैं दोबारा लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन।
या इसे हम सिस्टम कहते हैं, इसे निकाय शब्द से भी इसको यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या कि वह निकाय जिसे संदर्भ मानकर, जिसे क्या मानकर, संदर्भ यानी रेफरेंस, जिसका जैसे रेफरेंस देते हैं ना हम किसी का, संदर्भ मानकर वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, हमारा निर्देश तंत्र कहलाता है। तो ये बस वाला एग्जाम्पल है, इसे नोट्स में आपको मिल जाएगा और बात समझ में भी आ गई होगी। अब हम एक स्पेशल, और आप बिल्कुल उस स्पेशल निर्देश तंत्र कोऑर्डिनेट सिस्टम को जानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब हम जो विशेष प्रकार का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेफरेंस सिस्टम भी कहते हैं, तो उसको पढ़ने जा रहे हैं। वो हमारा क्या होगा, कार्तीय निर्देश तंत्र। इंग्लिश में इसे कहते हैं कार्टेशियन रेफरेंस कोऑर्डिनेट भी कह सकते हो, रेफरेंस सिस्टम। तो कार्टेशियन रेफरेंस सिस्टम तो क्या होता है, आप इसको सबसे छोटी कक्षाओं से अभी तक केवल आपने यही पढ़ा है और यही आप पढ़ते आए हो। जो अलग प्रकार के निर्देश तंत्र हैं वो आप बीएससी में जाकर पढ़ोगे तो वो खैर बात की बातें हैं। तो सबसे सिंपल और सबसे आसान निर्देश तंत्र क्या होता है और इस निर्देश तंत्र के अंदर क्या होता है आप बिल्कुल जानते हैं। आपने देखा होगा कि एक तो होता है इसके अंदर मूल बिंदु, क्या होता है, मूल बिंदु, इसे हम कहते हैं क्या, मूल बिंदु। और 3 परस्पर लंबवत अक्ष होती है, वो कैसे समझिएगा। आप कहोगे सर एक तो इधर x होता है, क्या होता है, x होता है, या आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। एक इधर y होता है, ये भी आप बिल्कुल जानते हो, छोटी छोटी कक्षाओं में आपने ये ग्राफ बनाए होंगे। तीसरा भी होता है बेटा, देखिए वो कहाँ होता है, वो आप कह सकते हो एक x से तो एक रेखा बनती है और दूसरा y, x और y मिलकर ये समतल बनाते हैं। और तीसरा जो अक्ष वो z अक्ष बाहर की ओर होता है। तीनों अक्ष मिलकर पूरा 3D सिस्टम, जो त्रिविमीय हमारा सिस्टम है वो बनाते हैं। उसे हम बोर्ड पर कैसे बनाएंगे, तो वो हम बाहर आता हुआ तो नहीं बना सकते, लेकिन उसका बनाने का तरीका कुछ इस प्रकार होगा। तीसरा अक्ष कौन सा होगा, z अक्ष। और ये तो क्या प्लस x अक्ष है, आप इसको इधर भी बढ़ा सकते हो, तो ये क्या हो जाता है माइनस x अक्ष। y को आप नीचे भी लेकर जा सकते हो, तो माइनस y अक्ष। z को आप पीछे भी ले जा सकते हो, तो इसे क्या कहोगे, माइनस z अक्ष। तो इस प्रकार का निर्देश तंत्र क्या कहलाता है बेटा, कार्तीय निर्देश तंत्र। लेकिन इसके मूल में जाते हैं, इसके बेस में जाते हैं। इसके बेस में क्या छुपा हुआ है, तो आपको मैं ये बेस बता देता हूँ। कार्तीय निर्देश तंत्र 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है इसका वामावर्त कार्तीय निर्देश तंत्र। कौन सा, वामावर्त कार्तीय निर्देश तंत्र। और दूसरा है दक्षिणावर्त कार्तीय निर्देश तंत्र। तो वामावर्त और दक्षिणावर्त की नई फिल्म कहाँ से हो गई, तो पहले मैं आपको ये दोनों शब्द दोबारा समझा देता हूँ। आपने खैर कई बार देखा होगा। वामावर्त का अर्थ होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। जबकि एक मिनट, वामावर्त का होता है एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त का अर्थ होता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामावर्त दिशा का अर्थ है घड़ी के विपरीत दिशा में जब घड़ी चलती है तो वो वामावर्त कहलाती है, जबकि घड़ी की दिशा क्या कहलाती है, क्लॉकवाइज। इसे कहते हैं बेटा दक्षिणावर्त। तो ये वाला जो रेफरेंस सिस्टम है, ये वाला जो निर्देश तंत्र है जो हम अक्सर पढ़ते हैं, ये कौन सा वाला निर्देश तंत्र कहलाता है, दक्षिणावर्त निर्देश तंत्र। यानी हम जनरली जो निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, वो कौन सा वाला है, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। ये वाला कौन सा है बेटा, क्लॉकवाइज। अब बताएं, ये आपने कहीं भी नहीं देखा होगा ना, ये कहीं यूज आएगा, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे जरूर। वामावर्त वाले का डिजाइन कैसा होगा, वामावर्त का कार्तीय निर्देश तंत्र कैसा होगा, तो उसे मैं थोड़े से चेंज के साथ बता देता हूं। तो उसमें चेंज क्या है,
चेंज केवल एक्स अक्ष में ही होता है। ये एक्स अक्ष जो प्लस एक्स आपको इधर नज़र आ रही है वो प्लस एक्स खाली इधर हो जाएगी और कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। यानी मैं क्या करूँगा, ये अपना मूल बिंदु O है, एक्स अक्ष इस बार कहाँ बनाऊँगा, इधर बनाऊँगा, वाई जैसी की जैसी इधर ही रहेगी और जेड भी जैसा का जैसा इधर ही रहेगा। आप इसको इधर बढ़ा दो, इधर माइनस एक्स हो जाएगी, इसको पीछे ले जाओगे तो माइनस जेड हो जाएगा और इसको नीचे लाओगे तो माइनस वाई हो जाएगा और इसे हम क्या कहेंगे, वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज निर्देश तंत्र, और इसे कहते हैं दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बात समझ में आ गई। एक बार आपको ये बता देता हूँ बेटा, एक घड़ी की दिशा क्या कहलाती है, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, और दूसरी घड़ी के विपरीत दिशा कहलाती है एंटी क्लॉकवाइज यानी क्या, वामावर्त। तो आपको यहाँ तक की बातें आज समझ में आ गई होगी। ये अपना मूल था, बेस था, बहुत इंपॉर्टेंट बेस था। अब हम जो आगे चैप्टर की अगली बातें हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक कि आपको नोट्स वीडियो के साथ मिल जाएंगे और नए टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।